Good morning, students. Welcome to the online zoology classes. I am Dr. Abhijit Ghosh, and I am an assistant professor and head of Department of Zoology, KSM College, Aurangabad, Bihar. Like previously, today we are going to discuss a very important topic, which is regarding the metabolism of carbohydrates. It is under the unit of biochemistry, as you all know. So, metabolism of carbohydrates. What do you understand by the term metabolism? So, the term metabolism derives from the Greek word which means for change. It is a series of basically interconnected chemical reactions which occurs within a cell, and the chemical compounds involved in this process are known as the metabolites. So, metabolites are the compounds which are involved in metabolism. तो अगर हम इसे हिंदी में समझें तो मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो तत्व इन्वॉल्व होते हैं या जो बनते हैं या उसको होने में जो कारगर है या मददगार है, उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है। आपको ये जानना चाहिए कि हम एक कोशिका को एक जीवित कोशिका या एक शरीर को एक जीवित शरीर तब बोलते हैं जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो निरंतर चलता रहता है। इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दो पहलू हैं। ऐसे कुछ रिएक्शंस पहले होंगे जो कि चीज़ों को बनाने में मददगार होंगे, वैसे रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। सो बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शंस से हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो बनते हैं। बनना इज़ एनाबॉलिज्म। उसी प्रकार जो एक टर्म है कैटाबॉलिज्म, जिसका मतलब है कि टूटना। तो हमारे शरीर में निरंतर बहुत सारे तत्व हैं जो टूटते रहते हैं, टूट कर नए तत्वों को बनाते हैं। या बहुत बार होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको तोड़ने से बहुत सारे हानिकारक चीज़ बनते हैं और उनको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना होता है वाया द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने सपोज़ एक रोटी का टुकड़ा खाया, तो दिस पीस ऑफ चपाती विल गो इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड विल बी डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द गट। तो स्टमक में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं डाइजेस्टिव जूसेस में जो उसको तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है? द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज़ सपोज से स्टार्च in this case is been broken down into simpler carbohydrates such as glucose and other sugars, simple sugars, and it is being absorbed by the small intestine. तो ये हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के केस में हम लोग चिकन खाते हैं, पनीर खाते हैं, और ये जो है पनीर चिकन, इसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स कंटेन अमाइनो एसिड्स, यू ऑल नो, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। तो these proteins are formed of amino acids as their functional units. तो अमाइनो एसिड्स जो चिकन में प्रेजेंट है, जो अमाइनो एसिड, ठीक है, और हमारे शरीर में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो अमाइनो एसिड का कॉम्पोजिशन तो सेम है, लेकिन जो प्रोटीन, जो अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके जो प्रोटीन बने हैं, उन प्रोटीन्स का जो नेचर है वो डिफरेंट है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे शरीर में जो हमारा फ्लैश है, ठीक है, उसका जो बनने का जो प्रक्रिया है दैट इज़ डिफरेंट। तो इन दैट केस क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, द चिकन प्रोटीन विल बी ब्रोकन डाउन। पहले उस चिकन प्रोटीन को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्रेक करेगा, उसको अमाइनो एसिड, सिंपलर अमाइनो एसिड्स में रिलीज बना करके रिलीज़ करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा बॉडी का जो मशीनरी है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, वो उसको उन अमाइनो एसिड्स को पिक करेगा और हमारे जीन में जो प्रोसेस है, माने जो कोड है, उस कोड के हिसाब से हमारे शरीर का प्रोटीन तैयार होगा बाय द यूज़ ऑफ दोज अमाइनो एसिड्स। सो आप देख रहे हो कि यही एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का। जो बन रहा है उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे, जो टूट रहा है उसको कैटाबॉलिज्म कहेंगे। इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम एनाबॉलिज्म उसको कहते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, द मेन पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे शरीर में जो ग्लूकोज़ है, तो उसमें ब्लड में एक मुख्य स्रोत है ग्लूकोज़, माने ग्लूकोज़ जो हमारे शरीर में घूमता रहता है इन द ब्लड स्ट्रीम। तो वहाँ से वो बहुत सारे टिश्यूज़ में, मैक्सिमम टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, और वहाँ से वापस जब उसको ज़रूरत पड़े बहुत सारे टिश्यूज़ को, तो वहाँ से ब्लड से वो क्या करते हैं, टिश्यूज़ अपने हिसाब से ग्लूकोज उससे ले लेते हैं, बिकॉज यू ऑल नो दैट ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी फॉर एनर्जी यील्डिंग। ग्लूकोज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज को तोड़ करके हम शरीर में एटीपी रिलीज़ होता है, एंड एटीपी इज़ द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर एक प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस से पायरूवेट बनाया जाता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। यू ऑल नो, मस्ट नो दैट ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। उससे ग्लाइकोलिसिस हो करके 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पायरूवेट या कह लो पायरूविक एसिड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स निर्माण होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उसी प्रकार राइट साइड में ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, विच इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जैसे ग्लाइकोजन हमारे शरीर में लिवर में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और उसी के विपरीत जब ग्लाइकोजन से टूट करके जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो उसको ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो जब लिसिस जो टर्म है, अगर ग्लाइकोजेनो के बाद अगर लिसिस लगा हुआ है, उसका मतलब है कि ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम वापस ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ करवा सकते हैं, है ना। तो ये सारा कंडीशंस हैं। ऐसे भी कुछ कंडीशन हम देखते हैं जहाँ पर हमारे बॉडी में जो सबसे नीचे आप देख पा रहे हो कि कुछ कुछ अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स या फैट से भी कभी कभी हमको ग्लूकोज बनाना पड़ सकता है। ये जनरली ड्रास्टिक या अनफ्रेंडली कंडीशंस में ऐसा होता है, जब बॉडी को एकदम ही भूखा हो, माने स्टार्वेशन का पीरियड हो या भूखमरी फैला हुआ हो। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी तोड़ करके हम लोग ग्लूकोज बना सकते हैं। लेकिन मुख्यतः तो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ही तोड़ करके एटीपी बनाना चाहिए, है ना। और भी एक कंडीशन है, पायरूवेट जो है, जनरली जब बहुत थकान वाले काम हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पायरूवेट से लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। ये देखो वो कंडीशन होता है एनएरोबिक कंडीशन, जहाँ पे हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिस गति से चाहिए होती है, उससे कम ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारा जो है हार्ट बीट, पैल्पिटेशन, ये सब सारा कुछ बढ़ जाता है, सांस लेने का रफ्तार भी तेज़ हो जाता है, ठीक है।
तो उस केस में एनारोबिक कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनने लगता है और वो हमारे शरीर के टिश्यूज़ में जमा होने लग जाता है एंड दैट कॉजेज पेन। द डिपॉजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर टिश्यूज़ मसल्स वगैरह, उससे हमारा स्ट्रेन हो जाता है, पेनफुल कंडीशन होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं ग्लाइकोलिसिस की तरफ। तो ग्लाइकोस का मतलब होता है, ये ग्रीक टर्म है, ग्लाइकोस, ग्लाइकिस का मतलब है स्वीट, मतलब मीठा, एंड लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या टूटना। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि मीठे चीज़ का टूटना अगर आप इसको समझे तो इसको सबसे पहले एम्बेडेन, मेयरहॉफ और परनाज, इन 3 साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, रिसर्च करके बतलाया था। तो इसको हम लोग एम्बेडेन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ईएमपी पाथवे कह लो या ईएम पाथवे कह लो या ग्लाइकोलिसिस कह लो, इन तीनों का मतलब एक ही आता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इसमें जनरली क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो उसको पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या बतलाया था, पायरूवेट या पायरुविक एसिड। ग्लूकोज है 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड और उसको हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से 2 मॉलिक्यूल के कंपाउंड में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, और इसको चेंज करने में यानी तब्दील करने में यू मस्ट नो दैट देर आर अ सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स। ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बहुत सारा एंजाइम्स है और ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो होता है वो 10 स्टेप्स में चलता है। ठीक है, मीन्स 10 स्टेप आपको याद करना पड़ेगा इसका, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली आता रहता है ग्लाइकोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस पहले होता कहाँ पर है, तो और ये मतलब ये जो प्रोसेस है ये जानना पड़ेगा कि कहाँ होता है। और तो आप लोग कहिएगा कि बॉडी के सेल्स में होता होगा, तो एकदम सही बात है, ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स में होता है और लगभग सारे सेल्स में होता है, बिकॉज एनर्जी तो सबको चाहिए, एटीपी तो सबको चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए और अपना दिनचर्या चलाने के लिए, रूटीन वर्क करने के लिए। तो ये लगभग सारे सेल्स में होता है, लेकिन जनरली ये सेल्स में अगर कोई पूछे कि कहाँ होता है, तो सेल के अंदर ये होता है साइटोसोल में। ठीक है, you should know the difference between cytosol and cytoplasm. So cytosol does not contain the cell organelles. जब कोई साइटोप्लाज्म बोले तब it will contain the cytosol plus the cell organelle. तो सेल ऑर्गेनल्स को आप अगर हटा दें, ठीक है, और उसमें जो फ्लूइड बचता है उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। तो ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। तो ग्लूकोज जो है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड है उसको तोड़ करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जा रहा है। ठीक है, बाय द प्रेजेंस ऑफ और द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, और दूसरा एक और भी एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, तो जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है वो सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है और हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो बाकी सेल्स के डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के नेक्स्ट स्टेप में आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ पर एक डिफरेंस है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो नेक्स्ट स्टेप में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, वो जो है इन तीन, ये दोनों आपस में जो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, और यहाँ तक के स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रेपरेटरी फेज़। ठीक है, ये जो पहला फेज़ हो गया प्रेपरेटरी फेज़। तो एंजाइम्स का नाम सीरियली आप लोग याद कीजिएगा। पहला स्टेप में है हेक्सोकाइनेज, ठीक है, जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ठीक है,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। आपको याद रखना चाहिए कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ही काम कर पाता है। ओके, और ये जो पहला स्टेप है यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और तीसरा स्टेप जो बताया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप हुआ। ठीक है, तो प्रेपरेटरी फेज में कितना इरिवर्सिबल स्टेप है? 2, पहला एंड तीसरा। अब नेक्स्ट जो एंजाइम का इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो है एल्डोलेज एंजाइम, जो कि काम करता है जिंक कोफैक्टर के प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब बनता है तो एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पर उसको हेल्प करता है चेंज करने में। एंड एल्डोलेज जो एंजाइम है वो किस कोफैक्टर के प्रेजेंस में काम करता है? वो है जिंक कोफैक्टर में। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है 2NAD प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से 2NADH प्लस 2 प्रोटॉन्स यहाँ पर रिलीज हो रहा है। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट स्टेप फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से पायरुवेट और पायरुविक एसिड बनता है। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसमें जो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा है ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ का जो एंजाइम है काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है, तो पायरुवेट काइनेज इज़ द एंजाइम। और अब देखिए यहाँ पर जो है आप ATP का बनना यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है उस वक्त 2 ATP बनता है 2 ATP से, और जो लास्ट स्टेप है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बनता है वहाँ पर भी 2 ADP से 2 ATP का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और उसका जो एंजाइम्स है वो यथाक्रम है, वो आप देख लीजिए। तो कभी कभी ये इनोलेज एंजाइम के बारे में पूछ दिया जाता है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में चेंज आता है वो बनता है तो वहाँ पे इनोलेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इरिवर्सिबल स्टेप जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेप जो है वो 3 है, द फर्स्ट, द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज मैंने आप लोग को समझाया, क्लास लिया। तो ये जो स्टेप है ग्लूकोज से लेकर के पायरुविक एसिड बनने तक, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनने तक, तो इसको आप एकदम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, along with the name of enzymes, और कहाँ कहाँ ATP खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ ATP बन रहा है, कहाँ कहाँ रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट बन रहा है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि पहला स्टेप और तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है, ATP का खर्चा हो रहा है। और जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा है वहाँ पे 2 ATP बन रहा है। तो टोटल 4 ATP बन रहा है और 2 ATP फर्स्ट और थर्ड स्टेप में खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब द नेट गेन, मतलब जो शुद्ध लाभ हुआ वो कितना ATP का हुआ, 4 - 2 बराबर 2 ATP। लेकिन अगर ओवरऑल कोई पूछे कि ओवरऑल कितने सारे ATPs बन रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता रहा है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में, तो ओवरऑल 4 ATP बन रहा है, लेकिन नेट गेन कितने का हो रहा है, तो नेट गेन अगर कोई पूछे शुद्ध लाभ तो वो 2 ATP का हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी से ये ऑनलाइन क्लासेस को एंड करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।